हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा दिल्ली पुलिस कंप्लीट मॉक टेस्ट नंबर 14। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके आइए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके मित्र हैं उनको बुलाइए, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले करने वाले हैं रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर मैथ और फिर जिक के दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रीजनिंग का पहला सवाल कह रहा है कि यदि P को प्लस के रूप में लिखा जाए, Q को माइनस और R भाग को व्यक्त करता है और S गुणा को व्यक्त करता है, तो जो सीरीज दे रखी है उसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज है 18, 3, 18 के बाद है 3, 36 है, 18 के बाद 36 है, फिर 12, 6, 7, 12, 6 और 7 दोस्तों। ठीक है, एस का मतलब क्या है दोस्तों? गुणा, तो यहां पे आएगा गुणा। ठीक है, आर का मतलब क्या है? भाग, तो यहां पे आएगा भाग दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार क्यू है वो माइनस को व्यक्त करता है और पी है वो प्लस को व्यक्त करता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बोर्डोमास का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे, 12 तिया 36 आएगा, 18 तिया 54, -6 प्लस में 7, तो भाई 54 और 7 61 होते हैं। 61 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? 55। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि श्रृंखला दे रखी है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें एक शब्द ऐसा है जिनमें अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है और हमें उसी ऑप्शन का चयन करना है जो इस नियम का पालन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है DJOTV। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। तो यहां पे है DJOSV। ऑप्शन सी है DJOSW और ऑप्शन डी है DIOSU। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखो 4 है, 10 है, फिर 15 है, ये 20 है और ये 22 है। तो भाई 4 और 10 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। फिर 5 का होना चाहिए, फिर 4 का होना चाहिए, तो ऐसा तो इसमें नहीं है। यहां पे देखें तो 4 से 10 है प्लस 6 है, यानी 6 का अंतर है। फिर 10 से 15 5, 15 से 19 4, 19 से 22 3। यस और नो? यानी 6 5 4 3 घट रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा। जिसने भी सही आंसर बी बताया है वो बिल्कुल सही तैयारी में चल रहे हैं, और जिनका ये सवाल गलत है अभी तैयारी अभी उनकी पूरी तरह से हुई नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस प्रकार 38 माइनस 15 बराबर लिखा हुआ है 32, इसी प्रकार कह रहा है कि 62 और 91 का संबंध है 7 से, तो 74 माइनस 81 का संबंध किससे होगा, यह आपको बताना है। तो 38 15 से 32 कैसे बन सकता है दोस्तों? 9 8 3 11 और 5 और 1 6, तो 11 और 6 तो 17 होते हैं, 17 का डबल 34 होता है, ये तो नहीं है। 3 और 1 4, 8 5 13 या 8 5 3, ऐसा भी नहीं है। अच्छा 8 या 24, 5 एकम 5, तो 24 और 5 भी 29 होते हैं, 32 तो नहीं बनेगा। 5 15, 8 एकम 8, 15 और 9 24, यानी किसी भी प्रकार से हम यहां पे कर पा रहे हैं तो 32 नहीं आ पाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 में 3 गई 5 और 5 में गई 4, तो 5 चौके भी 20 होते हैं, तब भी 32 नहीं बन रहा है दोस्तों। तो एक्चुअल में यहां पे है क्या दोस्तों? थोड़ा सा टिपिकल लेवल का सवाल है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसे तो मैं पूरे यहां पे आधा घंटा भी घोड़ा जा सकता है इसमें, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। यहां पे हुआ क्या है कि 38 माइनस 15 बराबर 32, पता है कैसे हुआ है? ये जो 38 और 15 दे रखे हैं ना, इनके अंकों को चेंज करो, तो अंकों को चेंज करते हैं, ये 83 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 51 हो जाएगा। क्या अब इनको घटाएंगे तो क्या 32 आएगा? डेफिनेटली आएगा दोस्तों। जैसे 62 है, इसको 26 बनाओ, अंकों को स्थानांतरित कर दो। 91 इसको 19 घटाओ, तो 26 में से 19 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? 47 माइनस 18, तो भाई 17 में 8 गई 9, यानी 29 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन
ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यानी कि 29 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, वर्ड्स कोडिंग का ये सवाल है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का मतलब है गरम फिल्टर्ड कॉफी। ठीक है, कह रहा है कि 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन दोस्तों, और कह रहा है कि 589 का मतलब है दिन और रात। दोस्तों आपसे पूछा है कि बहुत के लिए कोडिंग क्या रही होगी, इसके लिए बताना है। तो बहुत आप मेरे को बताओ कौन से सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, केवल नंबर 2 में। तो एक ऐसा नंबर जो केवल 2 में आया है वही इसका कोडिंग हो जाएगा। तो 5 देखिए इसमें आ चुका है, 3 इसमें आ चुका है, तो बहुत की कोडिंग क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, सिंपल सवाल था, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा, बहुत की कोडिंग क्या होगी, 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत केवल नंबर 2 सेंटेंस में था, तो एक नंबर भी ऐसा होना चाहिए जो केवल नंबर 2 ही सेंटेंस में हो, तो कौन सा था, 6 नंबर। तो बहुत की कोडिंग क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कलोक, क्या लिखा है दोस्तों, कलोक को 3 4 2 3 5। कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में टाइम को हम लिख पा रहे हैं 8 6 7 9, और आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में मोलक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मौलिक में जो शब्द प्रयोग हुए हैं, क्या ये लेटर पहले आ चुके हैं, बिल्कुल एम भी आ चुका है, ओ भी है, एल बी ई के सारे हैं। तो जो कोडिंग इनके लिए पहले प्रयोग हुई है वही आपको यहां पे कर देनी है। तो एम के लिए क्या प्रयोग हुआ है दोस्तों, 7, तो यहां भी 7 आएगा। ओ के लिए क्या है, 2, तो यहां भी 2 आएगा। एल के लिए क्या है दोस्तों, 4, तो यहां भी 4 आएगा। ई के लिए देखिए 9 है, के के लिए कितना है, 5 है। तो 72 495 सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बताइए क्या आपने भी ऑप्शन सी को ही गैस किया था या ऐसे ही तुक्का लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रेरणा स्कूल में जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और अंत में बाएं ओर मुड़ती है और तथा स्कूल में पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है, उसका जो स्कूल है उसके घर की किस दिशा में स्थित है दोस्तों। यानी आपको लास्ट में डायरेक्शन बनानी है, तो इसको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, शुरुआत में अपने घर से चली है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर, यस और नो, भाई घर से स्कूल में जाने के लिए उत्तर दिशा में चली, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट की ओर मुड़ी, बाईं तरफ मुड़ी, फिर राइट में मुड़ी, अंत में लेफ्ट की ओर मुड़ी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर दो, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बच गया क्या, उत्तर, और यहां पे क्या है, लेफ्ट। अगर आप मुझे बताइए ये अगर नॉर्थ है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, भाई इसका लेफ्ट ही होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर का लेफ्ट, यानी कि पश्चिम। ठीक है, अब यहां पे डिस्टेंस दे नहीं रखी है दोस्तों, चलो डायग्राम बना लेते हैं। इसमें उत्तर पश्चिम पता नहीं क्या क्या दे रखा है, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं दोस्तों, क्योंकि उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम तो ये कब आएंगे, जब 45 डिग्री कहीं और टर्न लिया होगा। प्रेरणा अपने स्कूल में जाने के लिए अपने घर से उत्तर दिशा में गई, तो भाई ऐसे गई, वो नॉर्थ में गई। फिर कह रहा है कि वो बाएं ओर मुड़ती है, तो ऐसे मुड़ी होगी, फिर दाएं, यहां से बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ेगी ऐसे जाएगी, दाएं मुड़ेगी तो फिर से ऐसे हो जाएगी, और अंत में फिर बाएं मुड़ती है और स्कूल की ओर चली जाती है। तो अंत में बाएं मुड़ के मान लीजिए यहां पे स्कूल चलती है। और डिस्टेंस नहीं दे रखी है दोस्तों, दिक्कत यह है डिस्टेंस, यहां पे कह रहा है कि मुड़ी मुड़ी, चली कि नहीं चली ये नहीं दे रखा। बात आ रही समझ में। तो सवाल ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो सवाल के ऑप्शन दे रहे उसके अनुसार तो कुछ ना कुछ चली है। तो इसके स्कूल से, जो ये स्कूल है यहां पे पूछा है ये उसके घर से किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन है इस प्रकार से, तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे दिक्कत ये है कि यहां पे ऑप्शन तो दे रखे हैं लेकिन जो सवाल है वो कंफ्यूजिंग है।
ठीक है, डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन यहां पे उत्तर पश्चिम देख के इसने दिक्कत खड़ी कर दी। तो आपको ये डायग्राम बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। हर मिनट बाद कितने हो जाते हैं दोस्तों? दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी फुल भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी? देखिए दोस्तों, टोकरी भरती है 30 मिनट में, 30 मिनट में ये पूरी तरह से भर जाती है। सवाल में क्लियर दे रखा है कि हर मिनट ये अपने आप की क्या होती है दोस्तों? दुगनी होती है। ये मान लीजिए टोकरी है यहां तक। तो एक बात बताइए, 29वें मिनट में जब ये आधी रही होगी, तभी तो 30वें मिनट में आधी का डबल होके आधी और आधी पूरी एक बनी होगी दोस्तों। तो आपसे केवल इतना पूछा है, आधी कब रही होगी? तो इस प्रकार के सवाल में कुछ नहीं करना, दिए गए टाइम से 1 मिनट घटा दो, बस 29 मिनट। 29वें मिनट में वो क्या थी? आधी थी, ऑप्शन सी। अच्छा, इससे आगे जाएंगे तो ये आधी है, यहां पे देखो, यहां पे पूरी है, यहां पे आधी है। 1/4, तो 1/2 से 1/2 होगा, तो यहां से आधी से भी आधी 1/4 थी 28 मिनट में, फिर 1/8, 1/16, 1/32 ऐसे चलती है दोस्तों। बात आ गई समझ में? 1/16 से 1/8 होगी, 1/8 से 1/4 होगी, 1/4 से 1/2, यानी आधी होगी। आधी से कितना हो जाएगी? डबल हो जाएगी, तो पूरी फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल में कुछ मत कीजिए, बस दिए गए समय से 1 मिनट घटा दीजिए, चाहे फूलों की टोकरी हो, पानी की टंकी हो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, सुरेश ने एक आदमी का परिचय दिया कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो सुरेश इंट्रोडक्शन दे रहा है उस आदमी के बारे में कि वह जो है ना उस स्त्री का पुत्र है, जो कौन स्त्री? जो मेरी माता के पति, यानी मेरा पापा और उसकी माता है, और उसका वो क्या है? पुत्र है। तो मेरी माता, देखो क्या कह रहा है, इस सवाल को हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। सुरेश कह रहा है कि जो मेरी माता के पति, तो मेरी माता का पति कौन हुआ दोस्तों? मेरा पिता हुआ, और उसकी माता, पति की माता नहीं, मेरी दादी का वो पुत्र है। सीधी सी बात है। तो मेरी, ठीक है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो मेरी माता का पति मेरा पिता और उसकी माता है, और उस स्त्री का वो पुत्र है, यानी मेरी दादी का पुत्र है। तो पूछा है सुरेश उस आदमी का क्या लगता है? तो दोस्तों वो कौन होगा? मेरे पिता का भाई होगा वो। तो मैं उसका क्या लगूंगा? या तो चचेरा भाई, चचेरा भाई लगूंगा क्या? नहीं, मैं उसका क्या लगूंगा? पुत्र लगूंगा दोस्तों। बात आ गई समझ में? देखिए क्या कह रहा है सुरेश, कह रहा है कि जो आदमी है ना वो कौन है दोस्तों? ये सुरेश है। वह कह रहा है कि वह मेरी माता, ये सुरेश की माता भाई, इसका पति, तो ये कौन होगा? सुरेश का पिता होगा ये आदमी, इसकी माता, इसकी माता का पुत्र है वो आदमी जिसका ये परिचय दे रहा है, ये है वो आदमी। तो एक बात बताइए, आदमी है कौन? ये सुरेश के पिता भी हो सकता है, इकलौता तो दिया नहीं है यहां पे, ये सुरेश का पिता भी हो सकता है और सुरेश के पिता का भाई भी हो सकता है। तो सुरेश इस आदमी का क्या लगता है? तो सुरेश इस आदमी का या तो लगेगा पुत्र या लगेगा भतीजा। अब ऑप्शन में भतीजा नहीं है, तो आपका आंसर आएगा पुत्र, ऑप्शन बी। ठीक है, इकलौता होता तो यहां पे डेफिनेटली हम कह सकते थे, लेकिन इकलौता नहीं है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगला सवाल है, 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो हाथ मिलाने का जो डायरेक्ट सूत्र है, हाथ मिलाना, सवाल है n × n-1/2, जितने व्यक्ति हैं। तो भाई 10 आदमी हैं, एक घटाएंगे 9/2, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 45 बार। अगर यहां पे होता दोस्तों कि प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट देना है तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं करना, n × n+1। जैसे 10 आदमियों ने एक दूसरे को गिफ्ट किया ना, तो क्या करना है? 10 × 11। ठीक है, तो ये आ जाता है 110 बार। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा? 45 बार।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बड़ा शब्द दे रखा है, ऐसे शब्द को चुनिए जो दिए गए बड़े शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। एक शब्द बनाया जा सकता है, तो देखिए कौन सा बनाया जा सकता है। क्या टेलीविजन बन सकता है दोस्तों? नहीं बन सकता, क्योंकि अल्टरनेटिव्स में कहीं भी ओ का प्रयोग नहीं हुआ है। रेनोवेट भी नहीं बन सकता, ठीक है। रेस्पाइट, तो रेस्पाइट में देखिए दोस्तों, तो अल्टरनेटिव में कहीं भी पी का प्रयोग नहीं हुआ, तो सी भी नहीं आएगा, केवल ऑप्शन डी यहां पे आंसर आएगा, ट्रेन्स, TRAINS, ये शब्द यहां से बन सकता है। अगला सवाल देखिए, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सभी चीनी एशियावासी हैं, तो कह रहा है कि जितने भी चीनी है ना, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? एशियावादी या एशियावासी हैं। और कह रहा है कि जितने भी एशियावासी हैं सारे के सारे क्या हैं? बुद्धिमान हैं। तो एक बात आप लिख लीजिए, अंदर से बाहर जाएंगे तो पढ़ सकते हैं ऑल बी और सम बी, बाहर से अंदर पढ़ेंगे केवल सम, वो भी पॉजिटिव। दोनों के दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन यहां से नहीं निकलेगा। पहला देखिए, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। जब सारे चीनी एशियाई हैं और सभी एशियाई बुद्धिमान हैं, तो सारे के सारे चीनी भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। तो दोस्तों जब सारे के सारे चीनी बुद्धिमान हैं, तो कुछ चीनी भी बुद्धिमान है। ऑल को सम कहा जा सकता है दोस्तों। नंबर 1 यहां पे सही होगा। कह रहा है कि सभी बुद्धिमान चीनी है, मैंने क्या बताया? बाहर से अंदर केवल सम पढ़ सकते हैं, सारे के सारे बुद्धिमान चीनी ही है। बुद्धिमान लोगों में से कुछ चीनी हो सकते हैं, तो नंबर 2 यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो सभी चीनी क्या है दोस्तों? बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो क्या सभी, देखो सभी चीनी एशियाई हैं और सभी एशियावासी क्या है? बुद्धिमान, तो सभी चीनी भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। तो ऑप्शन सी यहां पे गलत है, सॉरी सही है। और ऑप्शन डी दे रखा है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो अब यहां पे देखिए क्या है, सभी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ चीनी बुद्धिमान है, तो यहां पे होता क्या है दोस्तों? कुछ एग्जाम ऐसे हैं, देखिए एक होता आपका रेलवे पुलिस का और दूसरा होता आपका बैंकिंग का, दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जैसे रेलवे और बैंकिंग में जाते हैं तो वहां पे ऑल को सम मान लिया जाता है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि सभी सेब, मैंने कहा भाई सभी सेब फल हैं, मैंने आपसे ये कहा कि सारे के सारे सेब हैं वो क्या है? फल हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि कुछ सेब फल हैं क्या? तो आप कहेंगे सर सारे के सारे सेब ही फल हैं, तो कुछ सेब भी फल ही हैं, वो भी तो फल ही हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये चीज यहां पे क्या लगती है? सही लगती है कि जब सारे के सारे चीनी बुद्धिमानी है तो कुछ चीनी भी बुद्धिमानी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ एग्जाम में ऑल को सम नहीं माना जाता, यानी जब सारे के सारे ही सेब फल हैं तो कुछ सेब फल होने का कोई मतलब नहीं निकलता। यहां पे जब हम कह चुके हैं कि सारे के सारे ही सेब फल हैं, तो कुछ फल यानी कुछ सेब फल है, यह कहना औचित्य नहीं लगता, यानी उचित नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें यहां पे कंसेप्ट दिया गया है, जो सारे के सारे चीनी बुद्धिमान हैं तो कुछ चीनी बुद्धिमान हैं, यह बात यहां पे उचित नहीं लगती है, इसलिए केवल ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान से करेंगे, ऐसे सवाल को बहुत ही कीमती है आपके लिए 1 नंबर, लेकिन ऐसे सवाल आपका ना केवल सवाल गलत होगा बल्कि जो सही कर रखे हैं उनमें से भी आपका नंबर कटवा देगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एक सर्कल है, गायक है, दूसरे में नर्तक है, तीसरे में कवि है। कह रहा है कि आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं, गायक भी हैं, किंतु नर्तक नहीं है। यानी नर्तक नहीं होना चाहिए जबकि गायक और कवि दोनों होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां पे देखें आर है, अच्छा गायक और कवि, नर्तक नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, पी जो है, पी तो केवल गायक है, हमें तो गायक और कवि दोनों चाहिए।
तो पी भी हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और तरीका है, हमें नर्तक नहीं चाहिए, तो नर्तक में जितने भी है ना, जैसे यू वी आर है, तो सारे भारी हो जाएंगे। तो आपका यहां पे बनेगा पी टी एस, पी टी एस। पी गायक है, टी गायक और कवि दोनों है, नर्तक नहीं है, एस कवि है। ठीक है, नर्तक वाले चाहिए नहीं, तो ऑप्शन ए सवाल का आंसर आ जाएगा पी टी एस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, डाइस का दे रखा है, यही समझा देता हूं। ठीक है, यही देख लेते हैं। कह रहा है कि पीला, लाल और यहां पे है सफेद। एक और डायग्राम है, इसमें जो रंग दे रखे हैं, कह रहा है कि पीला, सफेद और काला। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, लाल के सामने, तो देखिए यहां पे क्या है, सफेद और पीला यहां भी कॉमन है, सफेद और पीला यहां भी कॉमन है। तो जब डाइस की दो आकृति दी जाए और दो सरफेस कॉमन हो, तो बची हुई एक एक सरफेस एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, तो लाल का जो विपरीत होगा यहां पे काला हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, लाल, तो लाल का विपरीत आएगा काला, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब यहां पे वाटर इमेज बतानी है दोस्तों। तो एक गिलास बना हुआ है, तो वाटर इमेज में आपको पता है टॉप और बॉटम चेंज होता है, राइट और लेफ्ट का चेंज नहीं होता है। तो अगर इस गिलास को देखें, तो ये जो कट है, ये जो गिलास बना हुआ है इस प्रकार से, और ये जो कट है यहां पे, ये राइट में ही, ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रहेगी। गिलास उल्टा होगा लेकिन ये कट लेफ्ट में रहेगी। तो ऐसा केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि दर्पण में mn है, वो वाटर इमेज को दर्शा रहा है, 36 दर्पण वो रखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आकृति को पूरा करना है। तो आकृति को अगर यहां पे पूरा करें, तो ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है, और इसके यहां पे दो पार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या लॉजिक यहां पे लगता है, यहां पे ये पार्ट आपका ब्लैक है, ऐसे दिख रहा है, यहां पे ये पार्ट ब्लैक है। ठीक है, यानी इसके जस्ट साथ वाला ये ब्लैक है, तो यहां पे क्या होगा, ये ब्लैक था, ये ब्लैक था, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो यहां पे ब्लैक आएगा, ये ब्लैक आएगा। ठीक है, और ये ब्लैक किसमें दे रखा है, केवल ऑप्शन ए और सी में दे रखा है। लेकिन दोस्तों सी में जो नीचे जाल है ना दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, इस प्रकार से जाल नजर आएगा, यहां पे ये इस प्रकार से बना हुआ है, और यहां पे ऐसे है ये ऑप्शन सी में, तो ये यहां पे जाल है, ऐसा इसमें है नहीं, तो ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि नीचे जो यहां पे कॉर्नर में इसको आप पूरे करेंगे, तो यहां पे है एक जाल है लाइनों का, तो ये जाल भी आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यह आपको बताना है। तो अगर इसको आकृति को ध्यान से देखें, तो आपको लग रहा होगा ऑप्शन सी भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं, ऑप्शन सी में वो लाइन नीचे टच नहीं कर रही है, तो इस प्रकार से इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जैसा आपको यहां पे कह रहा है कि समुच्चय दिया गया है 23, 51 और 17, वैसा ही आपको दिए गए ऑप्शंस में छांटना है। तो हम यहां पे देखें इसमें क्या संबंध है दोस्तों, आपको पता है 17 थी 51, अब 17 और 51 का संबंध केवल ऑप्शन डी में दे रखा है, यहां पे 21 है, 51 है, 17 है, तो इन दोनों को देखें तो ये आंसर आपका है। लेकिन कोई ना कोई तो लॉजिक बन रहा होगा, अंकों का योग 5, 6, 8, यहां पे 3, 6, 8, ये तो नहीं बन रहा अंकों का योग, तो 2, 5, 1 ये भी नहीं है, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 एकम 7, तो ये भी नहीं है। अच्छा, अंतर देख लेते हैं, तो दोनों अंकों का अंतर यहां पे कितना है, 1 का, यहां पे दोनों अंकों का अंतर कितना है, 4 का, यहां पे कितने का है, 6 का। तो यहां पे देखिए 2 में इन दोनों अंकों का अंतर देखिए 1 है, यहां पे कितने का है, 4 का, यहां पे कितना है, 6 का, तो ये दो प्रकार से मेल कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 21, 51 और 17 दोस्तों। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अक्सर, मुहावरा, शब्द और वाक्य। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटी इकाई होती है अक्सर, यानी नंबर 1 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा अक्सर के बाद शब्द यानी 1 3, फिर आपको पता है शब्द से वाक्य बनता है 4 और वाक्यों से मिलकर क्या बनता है मुहावरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रिपीटेड सीरीज दे रखी है ए स्पेस ए बी स्पेस बी सी बी सी स्पेस सी ए स्पेस। तो पहले यहां पे लेटर काउंट कर लेते हैं, तो 4 8 12 और 3 15। लेटर अगर 15 है दोस्तों तो ग्रुपिंग 5 5 की करिए या 3 3 की ग्रुपिंग करिए। तो अगर यहां पे हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे हमें ए नजर आता है। पहला लेटर ए है, बी है, सी है, ए बी सी दिख रहा है, पहला लेटर ए बी सी। तो यहां भी क्रम यही होना चाहिए था ए बी सी, ऐसा तो नहीं है। बात आ रही समझ में। देखो यहां पे इस लेटर को देखते हैं, यहां पे ए बी सी, तो यहां पे ए होना चाहिए, यहां पे बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो हम बता नहीं पा रहे हैं। पहले लेटर को ऑब्जर्व करें तो ए बी सी, तो यहां पे ए बी होना चाहिए था, यहां पे बी होना चाहिए था, जो यहां पे नहीं है। तो ये पैटर्न यहां पे 3 3 से सोल्व नहीं होगा। तो 3 3 से सोल्व नहीं होगा तो किससे होगा दोस्तों 5 5 से होगा। तो यहां पे 1 2 और 3। अब देखिए पहला लेटर क्या है ए बी सी, दूसरा लेटर खालिस्तान है सी ए। अब एक बात आप यहां पे गौर कीजिए दोस्तों, ये जितनी भी ग्रुपिंग है यहां पे 3 ग्रुप बन रहे हैं, इनमें 3 लेटर का इस्तेमाल हुआ है ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। तो अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए, देखो ए बी सी है, दूसरे लेटर को देखें तो यहां पे खालिस्तान है, यहां पे क्या है सी, यहां पे क्या है ए, तो ए सी तो आ चुका है, तो यहां पे क्या आएगा बी। ठीक है, अब तीसरा देखिए ए बी सी पूरा है, चौथा देखिए बी सी ए, तो बी सी भी है। अब पांचवा क्या आएगा, तो यहां पे क्रम देखिए ए बी बी सी सी ए। देखो पहले 2 लेटर देखो ए बी सी सी ए। अब देखो यहां पे क्या आएगा ए बी सी, यहां पे क्या है बी सी ए, यहां पे क्या आएगा सी ए बी, ऐसे क्रम बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपने फिल किया है बी सी ए बी, ये इस सवाल का आंसर आएगा। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही आसान सीरीज है। पहले 2 देखिए ए बी सी सी ए, फिर क्या है 3 3 का ए बी सी ए सी ए बी। बात आ गई समझ में। तो आपने फिल किया है बी सी ए बी, तो बी सी ए बी का मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो उम्मीद है आपको यह सवाल तो समझ में आया होगा। रिपीटेड सीरीज, अगर दोस्तों आपको कोई लॉजिक यहां पे समझ में ना आए ना, तो ऑप्शन को टेक कर रख लीजिए और फिर जहां पे आपको हिंट नजर आए वही आपका ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए मिसिंग नंबर का है, तो एक मैं बना लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, 7 5 9 4, यहां पे 40 लिखा हुआ है। बस आप इतना ऑब्जर्व कीजिए कि इन 4 अक्षरों के कैलकुलेशन से 40 बना है। तो देखिए 7 चौक 28, 9 पंजे 45, ऐसे नहीं बनेगा। 9 7 63, 5 चौक 20 जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। 7 और 5 12, 9 4 13, 12 15 भी 40 नहीं होता है। 7 और 4 11, 9 और 5 14, 14 11 भी 25 होता है, 40 नहीं बनेगा। हो क्या रहा है दोस्तों, इस 9 और 4 की मल्टीपल करते हैं। 9 गुणा में 4 कितना आएगा दोस्तों 36, और इस मल्टीपल में 4 ही ऐड करते हैं तो कितना आएगा 40। देखो 36 प्लस में 4 40 होगा। आप ऐसे कर लीजिए 7 गुणा में 5 प्लस में 5, तो 7 पंजे 35 और 5 कितना होगा 40। बात आ रही समझ में। तो सेम क्रम जो आखिरी में दिया हुआ है, लेटर जो आखिरी में यहां पे संख्या दे रखी है, यहां पे है 21 और यहां पे है 3, तो यहां पे क्या जाएगा दोस्तों 21 63, 21 गुणा में 3 प्लस में 3, तो 21 63 और 3 कितना दोस्तों 66। ऐसे भी होना चाहिए। तो 10 और 6 है, 10 आएंगी 60 और 6 66, तो सवाल का आंसर कितना आएगा 66 दोस्तों। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने 66 को टिक किया है, 66 जिनका आंसर आ रहा है
बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम सवाल। अगला सवाल है, अगले जो 4 सवाल हैं ये आपको क्लासिफिकेशन करने हैं, अलग अलग आपको बताना है कि कौन सा यहां पे अलग है। पहला सवाल है ऊन, पर, बाल और घास। तो आप सभी जानते हैं ऊन जो है बकरी की पीठ पर उगती है, पर है वो पक्षियों के शरीर पर उगते हैं, बाल है वो इंसान पर भी होते हैं, जानवर के शरीर पर उगते हैं, जबकि घास है वो जमीन में उगती है, किसी शरीर पर नहीं उगती है दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, घास। आगे देखिए भाई, खेल है वो मैदान में होता है, सीधी सी बात है। सिनेमा है वो पर्दे पर दिखाया जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नाटक है वो मंच पर होता है, लेकिन कभी देखा है कि रबड़ मिटाना, रबड़ का काम है मिटाना, ठीक है, जबकि अन्य चीज दे रखी है वो उनका स्थान दे रखा है परफॉर्मेंस का। तो यहां पे अलग क्या जाएगा, रबड़ और मिटाना। अच्छा अगला सवाल देखें, यहां पे 32 41, यहां पे 62 44, यहां पे 46 28 और यहां पे 33 और 56। तो ये आपस में कोई किसी का मल्टीपल तो नहीं है, तो फिर क्या लॉजिक है? तो देखिए 6 और 3 9, सॉरी 32 है यहां पे देखिए 3 और 2 5 और यहां पे 4 और 1 5, दोनों का अंक, दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है, बराबर है। यहां पे देखिए 6 और 2 8, 4 और 4 8, यहां पे देखिए 6 और 4 10, 8 और 2 10, यहां पे देखिए 3 और 3 6, 6 और 5 11। तो आप खुद कहेंगे सर ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि यही यहां पे गलत है। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है EDHG, यानी कि 5 4 8 7। ऑप्शन बी है LKON, यानी कि 12 11 15 14, ठीक है। ऑप्शन सी है UVWX, यानी कि 21 22 23 24 और ऑप्शन डी है QPTS, यानी कि 17 16 20 और 19। तो हम यहां पे ध्यान से देखें तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें जो लेटर्स का क्रम है वो हेर फेर है, उल्टा है। 4 5 है, 11 12 16 17, यहां पे 7 8 14 15 19 20, लेकिन यहां पे क्या है, चारों के चारों लेटर सही क्रम में लिखे हुए हैं, 21 22 23 24। तो आंसर क्या है यहां पे, ऑप्शन सी UVWX इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी रीजनिंग सेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन के आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, कंप्यूटर में डिस्क है वो कहां रखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव या CPU या मोडेम में। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डिस्क है वो डिस्क ड्राइव में रखी जाती है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी की को दबाया जाता है। जब कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो उसके अगर शुरुआत में हमें जाना है तो कौन सी की आपको दबानी पड़ेगी? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, होम की। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट की शुरुआत में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो कौन सी यहां पे कोई लाइन है संदेश की विषय वस्तु को बता देती है? दोस्तों हम जब ईमेल राइट करते हैं किसी को तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट से पता लगता है कि इस ईमेल की विषय वस्तु का किस बारे में ईमेल है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? GB, KB, MB या टेराबाइट दोस्तों? तो दोस्तों स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट है जो दिए गए ऑप्शन में हुआ है टेराबाइट, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती हैं? कीबोर्ड में शिफ्ट की दोस्तों आप सभी जानते हैं 2 होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में होती है, तो 2, ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी 12। ठीक है, टोटल फंक्शन की 12 होती है, शिफ्ट की 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है पिक्चर्स को, टेक्स्ट को या पिक्चर टेक्स्ट दोनों को, या न तो पिक्चर न ही टेक्स्ट को? तो आप सभी जानते हैं स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों ही स्कैन करता है, ऑप्शन सी
यहां पे आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रमुख कार्य नहीं है? डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा या सूचना को स्टोर करना, डाटा गैदर करना, या डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, डाटा को गैदर करना यह कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? ALU, DIM, BUS यानी बस जो होता है रजिस्टर। तो दोस्तों ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो सीपीयू के लिए सामान्यतः मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर खालिस्तान बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जाते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जाते हैं दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, नेटवर्क बनाने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए 7 में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लेते हैं मैथ में पहला सवाल। कह रहा है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी दोस्तों? तो हम यहां पे निकालेंगे सभी 15 विद्यार्थी हैं उनका योग क्या होगा। जो सभी 15 विद्यार्थी हैं ना, उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 गुणा में 15 बराबर कितना? 225। अब ये क्या कह रहा है कि 5 की औसत आयु, तो 5 का योग निकाल लीजिए। कितना आएगा? 5 गुणा में 14 बराबर कितना आएगा? 70। आखिरी 9 है, जो अन्य 9 है उनका औसत आयु है, तो उनका भी योग निकाल लीजिए। 9 गुणा में 16 ने 144 दोस्तों। ठीक है। तो ये बनेगा आपका 214। सभी 15 की आयु का योग 225 है, जबकि 14 लोगों की आयु का योग 214 है। तो दोस्तों जो 15वां व्यक्ति है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष। 225 में से 214 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 11 वर्ष। ठीक है। तो जो 15वां व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो आएगी 11 वर्ष दोस्तों। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए दोस्तों। अगला सवाल देखिए। 5 व्यक्ति तथा 8 लड़के काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति और 3 लड़के भी उतने ही दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 5 व्यक्ति प्लस में 8 बॉय बराबर 6 आदमी और 3 बॉय। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि एक आदमी बराबर है कितने के भाई? एक आदमी बराबर है 5 लड़कों के। यस और नो? भाई 5 आदमी 8 लड़के मिलकर भी उतना ही काम करते हैं जितने 6 आदमी और 3 लड़के मिलकर करते हैं। इसका मतलब एक आदमी 5 लड़कों के बराबर है। यानी कि अगर काम पर 5 लड़के भेजने हो तो उनकी जगह आप एक आदमी को भी भेज सकते हो। यह बात यहां पे क्या है? बराबर है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पे क्या हुआ? कह रहा है कि सवाल में पूछा है कि 2 मैन प्लस में 5 बॉय उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हम यहां पे सभी को लड़के बना लेते हैं। सूत्र लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी 5 लड़कों के बराबर है, तो भाई 5 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे? 25 के। तो इन 5 व्यक्तियों की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 25 बॉय। ठीक है। और 8 ये थे, तो मैं कह सकता हूं 33 जो लड़के हैं वो किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे। अब यहां लड़के हैं तो यहां भी लड़के बना लीजिए। एक आदमी 5 लड़कों के बराबर है तो 2 आदमी 10 लड़कों के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और ये 5 बॉय ये हैं तो कितने हो जाएंगे? 15। तो पूछा है 15 बॉय इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो 5 15 और 3 से कटेगा 11। तो D2 का मान यहां पे आ जाएगा 11 दिन। तो 11 दिन में वो खत्म कर देंगे। ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आप यहां पे कैपेसिटी का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। एक मैन बटे बॉय 5:1 का, तो कैपेसिटी रख लीजिए सभी की। ठीक है। बात समान है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 6, 14, 18, 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या एक सम अनुपात बनाएगी। यानी कि
आपको करना क्या है, 6/14 है और एक तरफ 18/38 है। इन सभी में कौन सी संख्या ऐड की जाए कि इनका जो अनुपात है दोनों का बराबर रहे। मतलब अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, अगर ये 2/5 है तो ये भी 2/5 होना चाहिए। तो ये वैसे तो आप x से करते हैं इसको, x + x सभी में x जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट करेंगे वो ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, देखो बेसिक तरीका तो x जोड़ने का, सभी में x जोड़ दो, x का मान निकाल दो, आ जाएगा आंसर। नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, 6/14 है सर, 18/38 है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक जोड़ लीजिए। तो अगर यहां पे एक जोड़ते हैं, यहां भी एक जोड़ते हैं, यहां भी एक जोड़ते हैं, यहां भी एक जोड़ते हैं, तो 7/15 19/39, तो ये तो समानुपात नहीं हुआ। अगर हम 2 जोड़ें तो 6 2 8/16, इधर 20/40 आएगा। तो देखना जरा, 8 और 16 का अनुपात 1/2 है और 20 और 40 का भी अनुपात 1/2 है। इसका मतलब आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हम 2 यहां पे ऐड करेंगे। दोस्तों कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते हो। टाइम आपको एग्जाम में मिल जाएगा, यहां पे हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पे सवाल आपके सामने रख के यहां पे 1 मिनट 40-50 मिनट ऐसे खड़ा रहा हूं, 40-50 सेकंड, तो ये वीडियो लंबी ही बनेगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को सवाल आता है वो देखते ही कर देगा, जिसको नहीं आता फिर वो नहीं कर पाएगा। बात आ रही समझ में? तो आपको टाइम में जो एग्जाम में टाइम भरपूर मिलेगा, यहां पे केवल प्रैक्टिस है, तो खामखा टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद केवल इतना ही रहता है कि आपको सवालों की प्रैक्टिस करवाई जाए, ना कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मकसद केवल इतना ही है। ठीक है, टाइम वेस्ट करना तो मैं भी यहां पे क्वेश्चन लगा के 40-50 सेकंड खड़ा रहता, फिर मैं समझा देता, फिर 50 सेकंड खड़ा रहता, फिर समझाता, तो ये वीडियो दुगुनी हो जाती। बात आ रही समझ में? तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, हम केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं है। आपको एग्जाम में भरपूर टाइम मिलेगा, आराम से वहां पे कर लेना। ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है वीडियो को दोबारा देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सवाल को रखकर 1-2 मिनट इंतजार करना मेरे ख्याल से बेवकूफी है, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं। अगला सवाल देखिए, यहां पे दे रखा है 16 की पावर है 0.16 गुणा 2 की पावर है 0.36। अब इसका मान किसके बराबर है ये बताना है। तो एक बात बताइए, 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब है 2 की पावर 4 की होल पावर 0.16, इधर है 2 की पावर 0.36। अब आप जानते हैं कि पावर तो मल्टीपल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगी, 0.16 गुणा करेंगे 16 चौक 64, 0.64 आ जाएगी। अब देखो बेस समान है, अगर 1 की पावर m है और गुणा 1 की पावर n है, तो इसका मतलब 1 की पावर m प्लस में n हो जाता है। तो यहां पे 2 बेस है, 0.64 0.36 में एक जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, तो सवाल का आंसर आएगा 2 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करें कि कुछ राशि साधारण ब्याज देने पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। यानी कि अगर प्रिंसिपल आपका 1 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 2। तो एसआई कितना है दोस्तों, यहां पे 1 रुपए। अब यहां पे रेट निकाल लीजिए, तो रेट भाई साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में टाइम, कितने वर्ष में दुगुनी हो गई, 10 वर्ष में। तो परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों, 10% का आ गया। ब्याज की दर कितनी आ गई, 10% आ गई। कह रहा है कि उसी राशि को, प्राप्त जो राशि है उसी दर पर, तो राशि हमें कितने प्राप्त हुई है दोस्तों, अगर ये x है, मान लीजिए 1x है, तो ये कितनी है, 2x है। ये जो राशि प्राप्त राशि, इसी को इसी दर पर अगले 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। तो भाई CI का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और यहां पे -1 होता है। ठीक है, तो CI यहां पे निकालना है, प्रिंसिपल है 2x, अंदर रखेंगे 1 प्लस में 10 बाई 100। ठीक है, 2 वर्ष का टाइम है, -1 करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, 2x गुणा में 11 गुणा में 11 बटे 100 -1। अरे एक है ना ये, तो आप कैलकुलेट करेंगे 121 यानी दूनी 42x बटे 100 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, 42x, देखो 11 है 121,
इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप इस 2x को थोड़ा साइड में रखिए, तो 100 एलसीएम लेंगे, 121 माइनस 100, 21/100 गुणा में 2x आएगा, तो 21 का गुणा 2 में करेंगे तो 42x/2 आएगा। ये आपको साधारण ब्याज मिलेगा। अब टोटल राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो प्रारंभ में हमने ये राशि दी है, ये हमें प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि मूलधन पर 12 वर्ष में कितनी राशि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे राशि जो बढ़ेगी, प्रारंभिक राशि 1 थी, बढ़े कितना है 42, तो यहां पे 12 वर्ष का पूछा है दोस्तों, ये गलत दे रखा है, 12 वर्ष नहीं है, मूलधन पर 2 वर्ष में कितनी राशि बढ़ जाएगी ऐसा ही, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, भाई ये इतना था, कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 142%। ठीक है, यहां पे सवाल में मिस्टेक है थोड़ा सा, इसमें 12 वर्ष नहीं है, 2 ही वर्ष होगा, 2 वर्ष का तुमने निकाला, भाई 2 वर्ष बाद ये कितनी राशि, कितना प्रतिशत राशि बढ़ जाएगी, 1 रुपए थी, कितना बढ़ जाएगी, ये आपको यहां पे निकालना है। अगर ये 12 वर्ष होता तो हम 12 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, बात आ रही समझ में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर तो 2 ही वर्ष के लिए दी है, तो ये 12 वर्ष थोड़ा सा यहां पे गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, किसी खंबे, किसी वृक्ष को पार करती है, तो एक्चुअल में खुद की ही लंबाई वो पार करती है, यानी रेल जो है अपनी ही जो लंबाई है उसको 15 सेकंड में पार करती है। यही जो रेल है ये एक 100 मीटर के पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अंतर निकाल लीजिए, तो मैं कह सकता हूं 10 सेकंड में 1 मीटर चलती है, तो 15 सेकंड में कितना जाती होगी, 150 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 150 मीटर। आप यहां से करेंगे 250 मीटर आएगी, 250 मीटर की कुल दूरी तय करती है 25 सेकंड में, जिसमें से 100 मीटर का तो पुल है, तो ट्रेन कितने की है, 150 मीटर की। ऐसे भी कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, रूट के अंदर है 2x प्लस में 9 प्लस में x बराबर 13। ठीक है, तो x को हम उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये तो आएगा 2x प्लस में 9, इधर हो जाएगा 169 प्लस में x स्क्वायर माइनस 26x, a माइनस b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये 2x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये 9 इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 28x प्लस में 160। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन रही होगी। अब 160 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़ें तो 28 आए, जिनको घटाएं गुणा करें तो 160 आए। तो आप कहेंगे सर 20 गुणा में 8 160 होता है और 20 और 8 28 भी होते हैं, तो यहां पे बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस में 160 दोस्तों। तो इधर आएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, इधर 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20। तो एक तरफ आपको मिलेगा x माइनस 20 और एक मिलेगा x माइनस 8, तो x का मान यहां पे क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो 20 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 20 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी अपनी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले ही आदमी अपने पुत्र से कितना बड़ा था, 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु क्या है। तो यहां पे ऑप्शन का सारा लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए दे रखा भी, पिता है वो 32 वर्ष का है और पुत्र है वो 7 वर्ष का है। 2 वर्ष पहले लेके जाते हैं, तो 2 वर्ष पहले ये कितना था, 30 साल का, और ये कितना था, 5 साल का।
कह रहे कि पिता है वो पुत्र का 6 गुना तक, तो क्या ये 6 गुना है? बिल्कुल है। अच्छा, कह रहे कि 18 वर्ष बाद ये दुगुना हो जाएगा, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 50, इधर 18 जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो देखो 25 का डबल 50, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा 32 वर्ष और 7 वर्ष दोस्तों। ठीक है, करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप एक्स मानोगे, ठीक है, लंबा पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों समचतुर्भुज का जो सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डायमीटर 1 डायमीटर 2, विकर्ण 1 विकर्ण 2। तो 1/2 गुणा में एक विकर्ण दे रखा है, 25 गुणा में d2 निकालना है, बराबर है 500 के। तो d2 का मान निकालेंगे तो 25 दूनी 50 यहां पे, और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों? 40 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? यहां पे 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरिता ने 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। सरिता ने एक व्यापार शुरू किया 60,000 रुपए निवेश करके। 3 महीने पश्चात सुरेखा भी उस व्यापार में जुड़ गई, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ? 80,000 रुपए के साथ। यदि साल के अंत में 3,780.50 रुपए का मुनाफा हुआ तो दोनों के मुनाफे के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो सरिता है उसने 60,000 रुपए निवेश किया, तो एक साल बाद इसका कितना हो जाएगा? 7,20,000 हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, जो सुरेखा है इसने 80,000 रुपए निवेश किए हैं, कितने दिन के लिए? 9 महीने के लिए। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,20,000 रुपए। यस और नो? भाई 60,000 रुपए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए गए, कितने हो जाएंगे? 7,20,000 हो जाएंगे। अच्छा, 80,000 रुपए 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किए गए, कितने रुपए हो जाएंगे? 7,20,000 रुपए। अगर दोनों ने बराबर ही राशि यहां पे इन्वेस्ट की है, अगर दोनों ने यहां पे बराबर ही राशि इन्वेस्ट की है तो इनका लाभ भी क्या होगा? बराबर होगा। और जब लाभ यहां पे दोनों ही इक्वल बांट लेंगे तो अंतर कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अंतर 0 रहेगा दोस्तों। जब दो व्यक्ति हैं समान ही राशि इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ भी बराबर बट जाएगा। अगर 10 रुपए ये लेके जाएगा तो 10 रुपए ये लेके जाएगा, तो अंतर कितना बचा? 0। बात आ गई समझ में? तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन डी के अलावा कोई भी आंसर यहां पे दिया है तो इसका मतलब आपने इस सवाल को गलत टिक किया है। ठीक है, और जैसे ही आप गलत टिक करके आएंगे, गलत का नंबर तो कटेगा ही कटेगा, जो सही किया है उसमें से भी कुछ अंक आप गवा देंगे। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 51 है, तो ये तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? तो दोस्तों मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्याएं हैं जो विषम है, 2x + 1, दूसरी मान लेते हैं 2x + 3, 2x + में 5। अरे 1, 3, 5, 7, 9 यही तो विषम संख्याएं होती हैं। इन तीनों का जो योग है ना, 2x + में 1 + में 2x + में 3 + में 2x + में 5, ये बराबर है 51। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे 6x बराबर आएगा 42, x का मान आ जाएगा 7। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? x की जगह 7 रखेंगे तो ये 15 आएगी, ये आपकी 17 आएगी, ये आएगी आपकी 19। जरा देखना तीनों का जोड़ के 51 नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी यहां पे 15। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक नहीं करते हैं, और शेयर भी किया करो। और अगर कोई बच्चा है नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कह रहा है कि 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 3 के 5 गुणज कौन है? पहले 3 एकम 3, 6, 9, 12 और 15, इनका आपसे औसत पूछा है, निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा दोस्तों? कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, तो मेरे ख्याल से 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो, 27, 36, 42, 3, 45/5, 9 आ जाएगा। जब अंतर यहां पे समान है
और 5 ही संख्या है तो 2 इधर काट दो, 2 इधर काट दो, बीच वाली संख्या आपका औसत हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल का आंसर 9 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, क्रय मूल्य पर, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 किलोग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। यानी उसे बेचना चाहिए 1000, जैसे 1 किलो सामान बेचता है तो 1 किलो नहीं बेच रहा, वो ला तो 1000 किलो रहा है, 1000 ग्राम रहा है, बेच रहा है 900 ग्राम। कितने का फायदा ले रहा है दोस्तों? 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। कितने पर? 900 पर। बात आ रही समझ में? 900 में फायदा ले रहा है। इसका डायरेक्ट सूत्र है दोस्तों, लाभ प्रतिशत है ना इसका डायरेक्ट सूत्र है सही वजन। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो सही वजन माइनस गलत वजन बटे गलत वजन और गुणा में 100। तो भाई सही वजन कितना है? 1000, बेच कितना रहा है? 900 ग्राम, गलत कितना है? 900, तो गुणा में 100, तो आएगा 100 बटे 900 गुणा में 100, यानी 11 सही 1/9% का यहां पे ये लाभ ले रहा है। ठीक है दोस्तों, 11 सही 1/9% का लाभ लिया जा रहा है इस दुकानदार के द्वारा, जो कि बेईमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी है, 15% की छूट पर एक सिलाई की मशीन खरीदता है। तो एक बात बताइए, अगर सिलाई मशीन का मान लीजिए मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, तो इसने कितने में खरीदा दोस्तों? 85 रुपए में। भाई 100 पर 15% की छूट के साथ इसने खरीदा। कह रहा है कि वह उसे 1955 रुपए में बेच देता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ कमाता है। यानी 85 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 15% का लाभ कमाकर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप करेंगे 85 गुणा में 115 बटे 100, तो यहां पे कटेगा 17, 2, ठीक है, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो यहां पे 17 3 51 और 391 बटे 4 आएगा। अब इनको सबको बराबर करेंगे हम। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे दोस्तों? सबको 4 से गुणा कर देंगे। ये 4 भी तो हटाना है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 आ जाएगा, 400 हो जाएगा। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, असल पाई 2 और 34, 340 आ जाएगा। ये 340 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बराबर हो चुकी है। यानी हुआ क्या, 400 रुपए वाली वस्तु इसने 340 रुपए में खरीदी। कब? जब इसे 15% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, अच्छा, 340 रुपए वाली वस्तु को 15% के लाभ पर 391 रुपए में बेच दिया। आपको यह मूल्य दे रखा है, कितने के बराबर है? 1955 के। कितना गुणा है? 5 गुणा। तो इसका 5 गुणा कितना आएगा दोस्तों? 2000 रुपए। इसका 5 गुणा कितना आएगा दोस्तों? यहां पे आएगा 0 0 और 1700। तो कितने का यहां पे डिस्काउंट है दोस्तों? 300 रुपए का यहां पे डिस्काउंट दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल दिखावा है। 100 रुपए वाली वस्तु 15% के डिस्काउंट पे खरीदी, तो 100 में खरीदी, 100 अंकित मूल्य था, 85 में खरीदी, बेची कितने में दोस्तों? 391 बटे 4। अब यहां पे पॉइंट में निकालेंगे, तो पॉइंट में निकालेंगे तो इससे अच्छा है इनको बराबरी कर लो, इसलिए मैंने किया है 400 340, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान बढ़ जाए। आप यहां पे करेंगे 4 निम 36 असल पाई, यहां पे 3 बचेंगे, 4 7 28, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट में जाने उससे बढ़िया है आप इसको बराबर ही कर लो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 5 लोग इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते। तो कितने लोग जो हैं जो दोनों पढ़ते हैं? तो देखिए यहां पे डायरेक्ट करेंगे, दोनों पढ़ने वाले लोग, दोनों विषय पढ़ने वाले लोग। तो भाई यहां पे पहले कितने हैं? 8, दूसरे कितने हैं? 11। अगर दोस्तों 5 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते तो इसका मतलब 15 लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो 15 यहां पे घटा देंगे, तो 19 माइनस 15 बराबर 4, यानी 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती।
तो दोस्तों आगरा शहर आपका यमुना नदी के किनारे है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, जबकि पटना, बनारस, बक्सर ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं। जबकि बात करें सूरत और जो अमरावती शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसे हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों? यमुना। और जिसने भी यमुना आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के लिए की जाती है, यानी कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1, वैनगार्ड 1A, एक्सप्लोरर 1 या रोहिणी? तो बताइए दोस्तों। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्पुतनिक 1। जी हां दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में स्पुतनिक 1 दोस्तों रूस का एक उपग्रह था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। जबकि दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी गागरिन था। और अंतरिक्ष में भेजी गई पहली जीव लाइका, जो कि एक क्या थी? बिस थी, एक कुतिया थी दोस्तों, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। जबकि प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। जबकि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था दोस्तों, ठीक है। चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था दोस्तों। और प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इतना अच्छा आपके लिए कंटेंट हम लेके आ रहे हैं तो आपका लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रात के समय तारों का टिमटिमाना खालिस्तान के कारण होता है। तो दोस्तों रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, जरा बताइए। ऑप्शन आप कमेंट कीजिए फटाफट। आंसर आएगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हां दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तो दोस्तों आंसर बताइए फटाफट। आंसर आएगा ऑप्शन सी भारतनाट्यम। जी हां दोस्तों, तिल्लाना भारतनाट्यम की प्रस्तुत शैली है और यह तमिलनाडु का प्रथम जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा जो ओडिसी है ये उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल का आंसर आएगा तिल्लाना जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत शैली है। जिसने भी आंसर सी दिया है बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जल धारण क्षमता खालिस्तान में सबसे अधिक होती है, यानी निम्न में से किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर आएगा ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी। जी हां दोस्तों, जल धारण करने की सबसे अधिक क्षमता चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। और दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी से ही खिलौने बनाए जाते हैं, जबकि दोस्तों काली मिट्टी को हम रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कुनैना जो कुनैन है जो दवाई है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। और सिनकोना दोस्तों दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मलेरिया की दवाई है दोस्तों जो कि कुनैन से बनाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किससे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं
गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो कि सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी प्रचुर जो स्रोत है वो आंवला भी है दोस्तों, और विटामिन डी हमें प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, गाजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों चूने के पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र है CaCH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और टेनिस। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कबड्डी की जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई है, क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है दोस्तों, जबकि टेनिस की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं अमेरिका से हुई है। ठीक है, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुई, जबकि फुटबॉल की उत्पत्ति भी दोस्तों इंग्लैंड से हुई है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी, कबड्डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन समुदाय। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रावधान मिलता है, जबकि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान है, अधिकार है। ठीक है, आपको पता है कुल मिलाकर 14 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें 2 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? बताइए जरा। आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल भी जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं? ये वो ईंधन होते हैं दोस्तों सजीवों एवं वनस्पतियों के सैकड़ों हजारों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबाने से बनता है। एल्कोहल एक रासायनिक ईंधन है दोस्तों, ये दोस्त है एक रासायनिक ईंधन है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन का भंडार क्या है दोस्तों? सीमित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, यानी कौन सी बीमारी यौन से होती है, यौन संबंधों से होती है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं एड्स, HIV एड्स। ठीक है दोस्तों, और एड्स की जांच के दोस्तों कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है एड्स के लिए दोस्तों। और एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, जबकि टाइफाइड की बात करें तो इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। पीलिया एक वायरस जनित रोग है दोस्तों। और HIV का मतलब क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस दोस्तों। ठीक है, तो सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी, एड्स। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप कौन सा है? पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही जो रूप है वो है सुक्रोज। ठीक है, यानी पौधों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। गन्ने में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के लिए सक्रिय रोग को ठीक करता है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दोस्तों 900 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब, बाबर, अकबर और जहांगीर।
तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था, ठीक है। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था राकेश शर्मा, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि दोस्तों 1975 में पहला भारतीय उपग्रह भेजा गया आर्यभट्ट, ठीक है। व्यक्ति कौन था? 1984 में गया राकेश शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों पोटेशियम एक क्षारीय धातुओं से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। और पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका जो प्रतीक है वो है के, याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? तो जरा बताइए, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम समय के लिए पदभार संभाला दोस्तों? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कार्यभार संभाला, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। और दोस्तों महाअभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो केवल राज्यसभा में चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके खालिस्तान से स्वतंत्र होता है? बताइए जरा। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण दोस्तों द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी जिस भी विद्यार्थी ने दिया है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। तो टिक कर लेंगे अपनी कॉपी में कि यह सवाल मैंने गलत टिक किया है, और इसका नेगेटिव भी आप बाद में कैलकुलेट करेंगे और हमें बताएंगे कितना स्कोर आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स में नाम से स्पष्ट है दोस्तों, बी से ब्राजील, आर से रूस, इंडिया, चाइना, ये 4 देश हैं, ठीक है दोस्तों। 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में जोड़ा गया, तो यहां पे एस और आ जाता है अभी, जो साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। और ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों 2001 में किया गया था, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या है दोस्तों? एक संगठन है देशों का, और 40% आबादी वाले देश हैं ये दोस्तों। विश्व की कुल 40% आबादी इन 4 देशों में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? बताइए जरा। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी एस्ट्रोसैट, भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में विकसित है। इसका प्रक्षेपण दोस्तों 28 सितंबर 2015 को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? बताइए जरा। तो दोस्तों गुरु रामदास द्वारा 1577 में अमृतसर की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? कैक्टस, बलूत, सांगवान, यूकलिप्टस, बताइए जरा। तो दोस्तों राजस्थान में यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाला प्रमुख पौधा है कैक्टस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? दीर्घतमा तनुपेशी, समलंबिका, ग्लूटियस मैक्सिमम। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, ग्लूटियस मैक्सिमम शरीर की सबसे लंबी पेशी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सोडियम खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों सोडियम को हम मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। सोडियम एक क्रियाशील रासायनिक तत्व है जो कि वातावरण से क्रियाशील करके पीले रंग को उत्सर्जित करता है। स्ट्रीट लाइट होती है ना दोस्तों, गली में जो लाइट लगाती है उसमें सामान्यतः सोडियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी खालिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों इनमें से भूटान। तीरंदाजी दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है, जबकि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों शूटिंग और जिम्नास्टिक है, और डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तारे, समुद्र, ग्रह और सूर्य। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, (10⁻⁻1). ये हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है, जबकि मीटर पर सेकंड में वेग को मापते हैं, मीटर (s-2) को त्वरण होता है, और एस से सेकंड का मतलब है दोस्तों ये। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए रूलर मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूलर मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, फिरोज वरुण गांधी। जी हाँ दोस्तों, ए रूलर मैनिफेस्टो के जो लेखक हैं वो हैं वरुण यानी फिरोज गांधी। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों अबी अहमद अली को दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल वर्ग का विजेता कौन है? बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिमोना हालेप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था या किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय या रेलवे सुरक्षा बल। तो दोस्तों ऑपरेशन नंबर प्लेट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया एक अभियान था। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। जिसने भी ऑप्शन डी के अलावा आंसर दिया है वो सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना द्वारा भारत के जहां पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है वो नदी है सिंधु। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, पी चिदम्बरम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा खुद 2030 तक कार्बन नेगेटिव को करने की घोषणा की गई है? किस कंपनी द्वारा खुद 2030 तक कार्बन नेगेटिव को करने की घोषणा की गई है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
24वें महालेखा नियंत्रक CGA के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में दोस्तों सोमा रॉय बर्मन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बैनर्जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों पीके बैनर्जी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉलर भी थे। भारत के पहले फुटबॉलर जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला वो थे पीके बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी, ठीक है, सिडबी जो बैंक है ना, SEDBI जो है, नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों सवाल का जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी स्वावलंबन एक्सप्रेस। याद रखेंगे, स्वावलंबन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? बताइए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अभी गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रमोशन था उसमें आरक्षण था उसको खत्म कर दिया है? तो राज्य है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की है? मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम लागू करने वाला राज्य है दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, वो क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों जयराम कुलकर्णी एक प्रसिद्ध मराठी कलाकार थे। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी अजय कुमार। युगांडा में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल शतरंज योजना शुरू की है? तो दोस्तों कौशल शतरंग योजना लागू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो दोस्तों कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नव आचार की शुरुआत की है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की है? तो बताइए जरा आंसर। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा IIT दिल्ली। प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे एक तकनीक है कोविड-19 की जांच के लिए जो IIT दिल्ली के द्वारा लागू की गई थी, विकसित की गई थी। अगला सवाल, इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, तो आंसर आएगा दोस्तों, बताइए फटाफट क्या आएगा। ऑप्शन बी हेलेस फ्रस्टेनबर्ग और गैगरी मार्गुलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग भारत को दोस्तों
144वां स्थान मिला है। पूरे विश्व में हम खुश रहने में 144वें नंबर पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जीके क्विज। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।